सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि भाई एसिड वो होता है जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ या ये कहें कि यूज़फुल लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो। फिक्स एसिड की बात हो रही है, वरना अदरवाइज़ वो करंट एसिड में रिकगनाइज होगा। हम रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं लेते इसको। हम इसको किस पर्पज़ के लिए लेते हैं कि भाई हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। जैसे कोई शख्स टॉफ़ियों का प्लांट लगाएगा तो टॉफ़ियाँ बेचने के लिए, अगर टॉफ़ियाँ कोई बेचना चाहता है तो टॉफ़ियों का प्लांट लगाना ज़रूरी है। सही है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी होता है, जैसे कि ऑफ़िस का फर्नीचर है, ऑफ़िस के एयर कंडीशन है, ऑफ़िस की और दीगर इक्विपमेंट जो ऑफ़िस को रन करने में मदद करें, जैसे कंप्यूटर है। ये सारी चीज़ें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, ये डायरेक्ट तो उस चीज़ से लिंक नहीं है कि आपकी जैसे टॉफ़ियों के प्लांट से तो डायरेक्ट, लेकिन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी आप फिक्स एसिड खरीद सकते हो। रेंट पर्पज़ की कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं जो कि रेंट पर्पज़ के लिए भी फिक्स एसिड देती है। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है वो मतलब मेजरेबल है। जैसे अब आप एसी ख़रीदने जाएं तो 1 लाख रुपए का मिलेगा, आपको पता है एसी, या 2 लाख रुपए का, डिपेंड करता है कि, लेकिन आपको पता होता है। और ये है कि आप इससे फ्यूचर में यानी मतलब जब मुस्तकबिल में आप इससे ज़रूर बेनिफिट लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, एसी आप ऑफिस में लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको चलाएंगे तो आपको वो बेनिफिट देगा कि ठंडक प्रोवाइड करेगा। अब ये है कि रिकग्नाइज प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कॉस्ट मॉडल वो होता है जैसे कि मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को किस कीमत पे ख़रीदा। मतलब मिसाल दे दिया, एक गाड़ी है, ऑफिस के लिए आप सप्लाई के लिए आप गाड़ी ले रहे हैं, तो अब गाड़ी आपने 2 मिलियन की, जैसे 2 यानी कि 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज़ की, तो वो कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि हर साल या फिर जब भी अकाउंटिंग, जब भी आपको ये हो कि हम इस एसेट को रीवैल्यू करें तो आप मार्केट की फेयर वैल्यू एस्टिमेट करके उसको एसेट को रीवैल्यू कर सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा बता दिया, रिवैल्यूएशन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें यानी मतलब जब परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो प्राइस है। अगर कोई डिस्काउंट, जैसे मिसाल दे दिया है, आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं दुकानदार के पास तो ज़्यादा ख़रीदते तो डिस्काउंट देता है, या फिर आपकी जान पहचान है तो डिस्काउंट देता है, तो उसको माइनस कर दें। रिबेट अक्सर गवर्नमेंट जो है वो कुछ, जैसे मिसाल दे दिया है कि पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन ये कि और कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज़ करते हैं तो उस पर रिबेट मिलती है। इंपोर्ट ड्यूटी ज़ाहिर सी बात है आपको परचेज़ करते वक्त देनी पड़ती है। नॉन रिफंडेबल परचेजिंग टैक्स, कुछ टैक्स लगते हैं वो जो रिफ़ंड नहीं होते, वो डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। मतलब जैसे आप कोई प्लांट आपने ख़रीद लिया बाहर से, जैसे आप दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं कोई प्लांट, तो अब जाहिर सी बात है वो प्लांट पोर्ट पे आ जाएगा। अब आपकी इस पोर्ट तक तो लाने का उनकी ज़िम्मेदारी थी जो शिपिंग कंपनीज़ है या फिर लेकिन अब जो पोर्ट से आप अपनी फैक्ट्री तक लाएंगे उसकी कॉस्ट, जैसे आप एक ट्रक हायर करेंगे या फिर कोई भी ऐसी इक्विपमेंट, कोई भी ट्रक हायर करेंगे या फिर कोई मशीन, क्रेन या कुछ भी ऐसी चीज़ हायर करेंगे जिससे आपकी जो गाड़ी, या हो सकता है कुछ जगहों पे ट्रेन भी हायर करनी पड़ती है सामान को यहाँ तक लाने के लिए, प्लांट को यहाँ तक लाने के लिए, तो वो सारी एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं। जैसे बात है आपके ट्रक वाले को किराया देंगे, और फिर इसके बाद के डिसमेंटलिंग कॉस्ट और रिमूवल कॉस्ट। अब ये अक्सर, वैसे तो बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन ये ऑयल फील्ड्स में ज़्यादा होता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट और रिमूवल कॉस्ट। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने ऑयल के लिए कुआं खोदने के लिए लगाया, अब गवर्नमेंट जो होती है, अगर प्राइवेट उस पर आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये जो साइट है, ये जो आपने कुआं खोदा है और इसकी सारी चीज़ें जो जब आप कुआं खोदते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट आपको प्री इंस्टॉल करना पड़ता है। मशीनरी तो बाद में लगती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अपना प्लांट तो ले जाएंगे, लेकिन आपको साथ साथ ये भी जो जितनी आपने इक्विपमेंट लगाए या फिर जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे लगाई है इसकी सपोर्ट के लिए, वो भी आपको हटानी पड़े। डेप्रिसिएशन, सेमेटिकल अलाउंस जो होता है अब जब बात करते हैं डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये जाहिर सी बात है एक प्लांट ख़रीदता है उसको एक्सपेंस आउट 1 साल में थोड़ी करेगा कोई भी शख्स है। अब जैसे मिसाल दे दिया, एक प्लांट ख़रीद रहे हैं आप, तो या गाड़ी ख़रीद रहे हैं, चलो गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं। गाड़ी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो गाड़ी आप 1 साल में एक्सपेंस आउट थोड़ी करेंगे। गाड़ी का तो आप साल भर कह रहा हूँ, बल्कि तकरीबन 5 साल तो उसकी यूज़फुल लाइफ होती है, तो उस तक आप बेनिफिट तो लेंगे।
तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, ये एक अलाउंस होता है। अब हर साल आप 20% के हिसाब से उसको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आप एक ही जगह, जैसे आपने 10 लाख की गाड़ी ख़रीदी और एक ही जगह एक ही दफ़ा में आपने 10 लाख पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपने डाल दिए। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो क्या है, एक यानी मतलब और लेस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, मतलब मिसाल दे दिया है 5 साल बाद गाड़ी तो कचरा तो नहीं हो जाएगी ना, आप उसको ज़रूर रीसेल कर सकते हैं। अब 10 लाख की आपने गाड़ी ली, खैर पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता कि 10 लाख की गाड़ी ली और 5 लाख में बिके, वो तो महंगी ही बिकती है, लेकिन एक यूजुअल सिनेरियो के अंदर ये होता है कि भाई 10 लाख की गाड़ी ली, 5 साल गुजर गए तो अब इसकी वैल्यू 5 लाख रह जाएगी, तो वो जो 5 लाख रह गई वो रेजिडुअल वैल्यू है आपकी। अब ये है कि पीरियड ओवर दी एसिड एक्सपेक्ट यू बी, यानी मतलब नंबर ऑफ़ प्रोड्यूस यू बी, यानी मतलब इस डेप्रिसिएशन किस तरह डिसाइड की जाती है, डेप्रिसिएशन इस तरह डिसाइड की जाती है कि कितनी साल वो इस्तेमाल हो सकती है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज़, यानी मतलब कोई मैंने गाड़ी की मिसाल दी कि गाड़ी जो है वो 5 साल तक के लिए वायबल होती है, 5 साल के बाद वायबल ख़त्म हो जाती है, तो अब 5 साल उसकी एक्सपेक्टेड, या फिर नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन, यानी अब ये उन जगहों पे होता है, जैसे मिसाल दीजिए कोई प्लांट लगा रहा है, जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी टॉफ़ियों का प्लांट, और जो आपका सप्लायर है वो आपको बता देगा भाई कि ये जो प्लांट आप लेके जा रहे हो ये सिर्फ 2 लाख टॉफ़ियाँ बना सकता है, उसके बाद ये प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा या फिर इसकी जो चलने की कैपेसिटी जो है एफिशिएंट कैपेसिटी वो खो देगा। तो ये है एक्सपेक्टेड टू बी, यानी मतलब प्लांट के लिए आप समझ लें कि नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस रख लें और जो गाड़ी है उसके लिए आप रख लें ईयर्स, ठीक है। अच्छा, मेथड्स कितने होते हैं, ये कुछ 5 मेथड है, वैसे नॉर्मली 2 मेथड ही इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रेट लाइन और यूज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड, ये आगे अभी हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे, ये नंबर ऑफ़ यूनिट आउटपुट ये भी देखेंगे, और सर्विस आवर्स मेथड ये भी दोनों, इस पाँचों मेथड हम देखेंगे, लेकिन नॉर्मली 2 ही यूज़ होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल की मदद से इंशाल्लाह हम पाँचों के पाँचों जितने भी जो हमने मेथड पढ़े थे यानी पिछली स्लाइड के अंदर वो हम सीखेंगे। अच्छा, पहले आप इस स्लाइड को देख लें कि मशीन जो है वो ख़रीदी गई है 2009 में और कितने 80,000 रुपये की, इसकी रेजिडुअल वैल्यू यानी मतलब ये जब 4 साल हो जाएंगे तो ये 20,000 रुपये की बिक जाएगी। तो और क्या है, इसकी यूज़फुल लाइफ 4 साल है, और अगर आवर्स के हिसाब से हम इसको देखें तो 12 घंटे ये चल सकती है, और प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 40,000 यूनिट बना सकती है। तो इसके अंदर देख लें कि भाई हमने पहले 2 साल में कितने यूनिट बनाए, यानी 2009 और 2010 में 2000 आवर्स इससे काम लिया और 7,000 यूनिट बनाए, और फिर दूसरे साल में हमने इससे 5,000 घंटे काम करवाया और 15,000 यूनिट बनाए। अब इनको डिफरेंट मेथड देखते हैं अप्लाई करके। स्ट्रेट लाइन तो बहुत इजी है, कॉस्ट जितनी थी, कॉस्ट कितनी थी 80,000 रुपये, 80,000 को माइनस कर दें आप रेजिडुअल वैल्यू देखें, ये वो वैल्यू होती है जो हमें तकरीबन गारंटी होती है कि इतने की तो मिलेगी, तो उसको माइनस कर दिया, और यूज़फुल लाइफ कितनी थी इसकी 4 साल थी, तो आपकी जो अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट निकल के आती है वो 19,500 आती है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या है, 1n रिड्यूसिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1 ये तो फार्मूला है, सही है, और 4 क्या है, 4 जो n यानी मतलब कितने साल यूज़ होगी, और माइनस रेजिडुअल वैल्यू हम ने कितनी सवाल के अंदर कितनी दी हुई थी 2,000, और कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपये ने हमने ख़रीदा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हमने 80, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो रेजिडुअल वैल्यू है फ़र्स्ट टाइम में तो वही जो कॉस्ट है वही आएगी, बट जो जितना यानी मतलब फ़र्स्ट टाइम में जो कॉस्ट थी 80,000 रुपये वही उसी पे चार्ज होगी, पहले तो इसमें परसेंटेज निकालते सही है, लेकिन जो दूसरा सब्सिक्वेंट साल है उसके अंदर जो अब अगले साल यानी मतलब अब जो बच गई, जैसे मतलब 80,000 में से आप 48 निकाल दें तो 32 बचते हैं, तो उस पे अप्लाई होगी आपकी 60%। ये नहीं होगा कि आप 48,000 रुपये लगा दें, क्योंकि 48,000 तो आपकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है पहले साल, तो इसलिए जो रिमेनिंग रह गया उस में लगेगी, ये बात है इसके अंदर।
अब है सर्विस आवर मेथड, इसके अंदर क्या किया गया है, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या किया, टोटल एस्टिमेटेड आर। एस्टिमेटेड आर कितने थे हमारे पास थे एस्टिमेटेड आर जो थे वो सवाल के अंदर 12 घंटे थे, वो 12,000 घंटे थे, ठीक है, उससे डिवाइड किया। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट, अब इसके अंदर 80,000 इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने पहले ही रेजिडुअल के बारे में जान लिया था कि उसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके वो वैल्यू आई, ठीक है, और डिवाइड किया तो 6.5 आवर्स आए। और हमने पहले साल कितनी याद करें, हमने कितनी चलाई थी, 2,000 घंटे चलाई थी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 13 आई। इसी तरीके से हमने दूसरे साल 5 घंटे चलाई तो ये 32 आई। इस तरीके से आउटपुट मेथड के अंदर क्या किया कि आउटपुट मेथड के अंदर मैक्सिमम आउटपुट, यानी मतलब उसके अंदर सवाल के अंदर हमें दिया हुआ था कि हम इससे 40,000 यूनिट बना सकते हैं, उससे डिवाइड किया 1.92 पर कॉस्ट आई यूनिट की। और पहले साल हमने कितने यूनिट बनाए थे, 7,000 यूनिट बनाए थे, तो 7 को मल्टीप्लाई किया तो 13,650 रुपये आपकी कॉस्ट आई है, आपकी डेप्रिसिएशन अमाउंट आई है। और जो सम ऑफ ईयर मेथड है उसके अंदर क्या कर रहा है कि भाई हम सम ऑफ ईयर के अंदर होता है कि भाई हर ईयर को, यानी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 4 साल ये चल रही थी, तो इन सबको हमने ऐड किया तो आंसर आया हमारे पास 10। और 10 को डिवाइड, यानी मतलब 78,000 को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि 4 साल है, डिवाइड कर दिया 1000 से, तो पहले साल की आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब इस तरीके से नीचे जो है वो कम होता जाएगा मतलब क्या कि 3 साल हो जाएगा, फिर अगले साल वो 2 साल हो जाएगा, उससे अगले साल 1 साल हो जाएगा। इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ द ईयर डिजिटल मेथड के अंदर। अब जाहिर सी बात है, ये एक सवाल उठता है कि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से ट्रैक की जाती है, कोई शख्स क्यों ऐसे करता है, तो इसके अंदर डिपेंड करता है मेथड, यानी कि मतलब इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। अगर इकोनॉमिकल बेनिफिट हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में मिल रहा है तो हम उस पे जाएंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस पे मिल रहा है तो उस पे जाएंगे, सर्विस आवर्स पे मिल रहा है तो उस पे जाएंगे। और एक्सेप्ट रेजिडुअल वैल्यू, आल जितने भी मेथड है सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू को हटा दे, उसके अंदर पहले हम डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और फिर वर्कआउट एट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, ये है। अब इस तरीके के अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है, फिक्स एसेट जो है वो आप किस तरीके से कैश से भी ले सकते हैं। अच्छा, बेसिक यानी मतलब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, आपकी डेप्रिसिएशन आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि फ़िक्स एसेट किस तरह, फ़िक्स एसेट आप कैश पे भी ले सकते हैं, बैंक से, यानी मतलब आप कैश डायरेक्ट जो ऑफिस में कैश पड़ा है उससे भी खरीद सकते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या क्रेडिट पे ले सकते हैं। और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो प्रोविज़न होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ज़रिए। आपने हेड देखा होगा कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है, और जो डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस शामिल होता है। अब जो प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन है ये क्या है, एक कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट किस तरह है कि क्योंकि अक्यूमुलेट हो रही है, ये नहीं हो रहा मतलब एक ही जगह एक्सपेंस आउट नहीं हो रहा, अक्यूमुलेट हो रही है, इस तरीके से है, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है वो जो चार्ज होती है यूजेज ऑफ फिक्स एसेट पे होती है, ऐसी बात है, नथिंग मेट टू बी कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल, अब हम पढ़ते हैं डिस्पोजल। ऐसी बात है, एसेट हमने ख़रीद लिया, उसको डेप्रिशिएट भी कर दिया, यानी इस्तेमाल भी कर लिया, अब इसकी डिस्पोजल की बारी। तो डिस्पोजल के अंदर क्या होता है कि भाई जितने भी आपकी, यानी कि मतलब डिस्पोजल के अंदर सबसे पहले ये होता है कि जो एसिड है वो ट्रांसफॉर्म होता है, डिस्पोज यानी मतलब ग्रॉस अमाउंट, यानी जितना भी आपके हेड के अंदर फिक्स एसिड ईयरली बेसिस पे डेप्रिशिएट हो रहा है, जो भी आपका जो क्लोजिंग अमाउंट है, यानी मतलब अब जैसे 80,000 का 1 लाख का एसिड ख़रीदा और 4 साल हो गए तो अब वो 20,000 रुपये आ गया, तो वो 20,000 की वैल्यू अगर आप आज डिस्पोज कर रहे हैं और अगर 5 साल बाद डिस्पोज करेंगे तो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी, सही है। वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। और सेल, यानी मतलब ऐसी बात है, आप एसेट जो है वो डिस्पोज करेंगे, सेल करेंगे तो कुछ रिसीव करेंगे, यानी मतलब प्रोसेस टू बी रिसीव, यानी मतलब जैसे कुछ पैसे तो आएंगे। अब वो गेन हो या लॉस हो सकता है, तो वो जो गेन होगा या लॉस होगा वो आपके इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। और लॉस ऑफ या तो मतलब यानी कि गेन होगा तो वो आपके इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी आपके इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा उस ईयर के, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कभी कभार कि जैसे अक्सर कंपनीज ऑफ़र निकालती हैं, आपने भी देखा होगा कि
पुराना गद्दा लो और नया गद्दा लो, ये ऐसी ऑफ़र इस तरीके से कंपनीज़ के पास भी ऑफ़र आती हैं कि एक हमें प्लांट दो और नया प्लांट लो। तो उसके अंदर जो होता है हमें क्या मिलता है, ट्रेड अलाउंस। तो ट्रेड अलाउंस, अब जाहिर सी बात है ट्रेड अलाउंस तो मिला है, तो इसका ये अब भाई हमारा जो पुराना प्लांट गया वो कुछ ना कुछ तो कीमत पे गया होगा, तो वो है। अब क्या कैश कंसिडर, मतलब हमने कैश जितना दिया प्लस ट्रेड अलाउंस, मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स के अंदर क्या होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ठीक है, यानी कि मतलब यानी जो कॉस्ट है वो न्यू एसिड की माइनस करेंगे किससे, ट्रेड अलाउंस से। मतलब जैसे आते हैं नया एसिड, जैसे मिसाल दीजिए 1 लाख रुपए का मिल रहा था हमें, ठीक है, अब हमने पुराना एसिड दे दिया, पुराना प्लांट दे दिया, तो वो हमें उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपये छोड़ता हूँ। तो अब हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी, हमने उसको, प्लांट तो था 10,000 रुपये का, लेकिन हमने उसको दिए कितने, 90,000 रुपये, और एक एसिड की वजह से हमें ट्रेड अलाउंस मिल गया। अब क्या होगा, जो अकाउंट है डेबिटेड होगा कॉस्ट विद न्यू अकाउंट से, ठीक है, प्लस कैश प्लस ट्रेड अलाउंस, कैश प्लस ट्रेड अलाउंस। क्योंकि देखें एसिड जो है वो अकाउंट होगा किससे, एसिड जो अकाउंट होगा वो तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड से, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, कैश प्लस ट्रेड अलाउंस। ट्रेड एसिड तो पूरी कॉस्ट से ही होगा, उसके अंदर अलाउंस भी शामिल होगा, क्योंकि आप डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो तो अलाउंस तो इसलिए मिला है क्योंकि आपने पुराना एसिड दिया, अगर नहीं देते तो जाहिर सी बात है आपको पूरा उससे ही चलना पड़ता, तो इसलिए कैश प्लस ट्रेड अलाउंस होगा एसिड रिकॉर्ड जो होगा आपका। और जो अलाउंस है वो कंसिडर किया जाता है एज अ डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड एसेट्स। अब देखते हैं कि जो एसिड है, एक्सचेंज अनदर एसिड कमर्शियल डज नॉट एग्जिस्ट इन सच एक्सचेंज, द कॉस्ट थ्रू एक्सचेंज कैरी आउट बाय एसिड गिवन। जाहिर सी बात है जो आपने एसिड दिया है वो ही है, बट कमर्शियली सस्टेन डज नॉट एग्जिट द कॉस्ट थ्रू एक्सचेंज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे थोड़ी होता। अब व्हेन द फेयर वैल्यू बोथ इज नॉट डिटरमाइनेड कैरिंग अमाउंट एज एसिड वुड बी कंसिडर एज अ कॉस्ट ऑफ एसिड थ्रू द एक्सचेंज। ऐसे होते जो वैल्यू है वही कंसिडर की जाती है। और एग्जिस्टेंस ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस देयर एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो ऑफ द एसिड ऑफ बोथ टू बी कंसिडर की जाती है। अब इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। इसकी एंट्री क्या है, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जब हमने डेप्रिसिएशन निकाल दी, अब कैश इन ट्रांजिट जो हमें अलाउंस मिला वो डेबिट होगा, और प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगी, और इनकम स्टेटमेंट अगर लॉस हो तो डेबिट होगा, फिक्स एसेट क्रेडिट होगा, और अगर गेन हो तो फिक्स एसेट हमारा क्रेडिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी।